हेलो फ्रेंड, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे वेग के बारे में। किसी वस्तु की चाल से हमें यह पता चलता है कि वस्तु कितनी तेज़ी से गति कर रही है। वह वस्तु गति कर रही है तो उसकी चाल से हमें पता चलता है कि वह वस्तु कितनी तेज़ी से चल रही है। यदि चाल ज्ञात हो तो हम किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चाल हमें ज्ञात हो तो कोई समय अंतराल में हम उसका तय की गई दूरी जो है उस समय अंतराल में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। यदि हमको मालूम है चाल मान लिया जाए 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो दिए गए समय में मान लिया जाए समय मेरा है कि मान लिया जाए वो 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर देखें तो चाल गुना समय होता है। चाल गुना समय, तो चाल है मेरा 5 मीटर प्रति सेकेंड गुना समय है मेरा 5 सेकेंड। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये 25 मीटर की दूरी ये तय करती है। वहीं यहाँ पर लिखा है यदि चाल ज्ञात हो तो हम किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु उस समय अंतराल के बाद वस्तु की स्थिति को जानने के लिए हमें उस दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए जिसमें वह वस्तु गति कर रही है। सही बात है कि कोई दिए गए समय अंतराल के बाद वस्तु की स्थिति को जानने के लिए हमें उसका दिशा भी हमको बताना पड़ेगा। जब हमें गतिशील वस्तु की चाल, स्पीड और दिशा, डायरेक्शन दोनों ज्ञात हो तो हमें उस वस्तु का वेग, वेलोसिटी प्राप्त होता है। यानी कि चाल और दिशा दोनों हो जिसमें, तो उसको हम लोग वेग कहते हैं। और चाल से पता चलता है वो कितनी तेजी से चल रही है। इसमें चाल से दिशा का बोध नहीं होता है, लेकिन वेग से दिशा का भी ज्ञान होता है। किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने कि वेग क्या होती है? तो किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है, ठीक है। तो वेग में चाल और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए वेग को हम लोग सदिश राशि कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि किसी कार का वेग 60 किलोमीटर पर आवर पूर्व है, तो हमारे कहने का तात्पर्य होता है कि कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा की ओर जा रही है। 60 की उसकी ये जो है ये चाल है और ये पूर्व क्या है? उसका दिशा है। तो चाल और दिशा दोनों दे रही है, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग वेग, ठीक है। यदि किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन हो जाए या फिर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। यदि चाल बदल जाएगा तो वेग भी बदलेगा, यदि दिशा बदलेगा तो वेग भी बदलेगा, क्योंकि वेग में चाल और दिशा दोनों होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है यदि किसी वस्तु की चाल बदल जाए या फिर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए तो हम लोग बोलेंगे वस्तु के वेग में परिवर्तन हो गया है। उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण के लिए वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड पूर्व और एक वेग है 15 मीटर प्रति सेकेंड उत्तर एक नहीं है। ये जो वेग दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर और 15 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, ये दोनों एक नहीं है, लेकिन परिमाण में दोनों समान है कि ये भी 15 मीटर प्रति सेकंड, यही 15 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन दिशा में दोनों अलग अलग, ये पूर्व है और ये उत्तर है। तो यहाँ वेग का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड 15 मीटर प्रति सेकेंड तो एक है, परंतु वेग की दिशाएं भिन्न है, मतलब अलग अलग हैं।
उसी प्रकार वेग 10 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम और एक वेग है 15 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम भी भिन्न है। ये कैसे है? यहाँ पर देख रहे हैं कि दिशा दोनों समान है, लेकिन यहाँ है चाल में बदलाव आ गया, इसका परिमाण अलग अलग हो गया है, इसलिए ये भिन्न है, अलग है। क्योंकि यहाँ दिशा पश्चिम तो एक है परंतु चाल भिन्न है, इसलिए वेग भिन्न है। वेग को पूरी तरह दर्शाने के लिए मतलब दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है। अभी हमने जाना परिमाण और दिशा दोनों चाहिए वेग को दर्शाने के लिए। अतः वेग भी विस्थापन के समान एक सदिश राशि है। जैसे विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसी प्रकार वेग भी एक सदिश राशि है। तो वेग भी विस्थापन के समान एक सदिश राशि है। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। अब वेग का मात्रक निकालते हैं। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? तो स्पष्ट है कि वेग का वही मात्रक है जो चाल का है, क्योंकि चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। अतः वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है या किलोमीटर प्रति घंटा इत्यादि ये हो सकता है, लेकिन वेग में एक दिशा भी होता है। तो वेग का मात्रक वही होता है जो चाल का मात्रक होता है, लेकिन वेग में एक दिशा भी हमको बतलानी पड़ती है। अब वेग और चाल के बारे में यहाँ पे संबंध दिखाया गया है। वेग और चाल परिभाषा डेफिनेशन: किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। तो वेग का परिभाषा क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसी गतिमान वस्तु का वेग, माने कोई गतिशील वस्तु है तो उसका जो वेग निकालेंगे तो इकाई समय में मतलब प्रत्येक सेकंड इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। कहने का मतलब वेग क्या होती है? प्रति एकांक समय में वस्तु का विस्थापन ही वेग कहलाता है। प्रति एकांक समय में वस्तु का विस्थापन ही वेग कहलाता है। अर्थात वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। अतः यदि समय अंतराल t में समय को t माने, किसी वस्तु का विस्थापन s हो, विस्थापन s माने, तो वेग का परिमाण मैग्नीट्यूड v क्या हो जाएगा? वेग को सूत्र करते हैं वेलोसिटी v से। v बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, विस्थापन s बाय t। ठीक है, ये समीकरण 2.3 लिया गया है। चूँकि समय हमेशा आगे बढ़ता है, समय जो है किसी पर डिपेंड नहीं करता है, हमेशा आगे चलता ही रहता है। तो चूँकि समय हमेशा आगे बढ़ता है इसलिए t हमेशा धनात्मक होगा। जो चीज़ हमेशा आगे बढ़ता है वो हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि ऋणात्मक को उल्टा तो नहीं चलेगा, समय तो कभी उल्टा नहीं चला है, हमेशा आगे ही बढ़ते रहता है। चूँकि समय हमेशा आगे बढ़ता है इसलिए t हमेशा धनात्मक होता है समय। ठीक है, अतः वेग का चिन्ह वही होगा जो विस्थापन का है। तो एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर कह रहा है समय हमेशा आगे बढ़ता है, तो कहीं है क्या समय पीछे भी जाता हो? तो समय भी पीछे कभी कभी चलता है, इसके लिए हमको हायर क्लास में स्टडी करना होगा। ये भी पीछे जा सकता है। वेग का चिन्ह वही होगा जो विस्थापन का है। जब विस्थापन, तो यहाँ समझ में आ गया, अतः वेग का चिन्ह वही होगा जो विस्थापन होगा। ठीक है, यदि विस्थापन धनात्मक है तो वेग भी धनात्मक होगा, यदि विस्थापन ऋणात्मक है तो वेग भी ऋणात्मक होगा। वही है, अतः वेग का चिन्ह वही होगा जो विस्थापन का है। जब विस्थापन धनात्मक मतलब धनात्मक दिशा में है तो गति धनात्मक दिशा में होती है और वेग धनात्मक होता है, चाहे निर्देशक रेखा पर कहीं भी विस्थापन होता हो। ठीक है, यदि विस्थापन धनात्मक है तो गति धनात्मक दिशा में होती है और वेग भी धनात्मक होता है, चाहे निर्देशक क्या होता है? निर्देश करने वाला रेखा, निर्देशक रेखा पर कहीं भी विस्थापन होता हो। इसके विपरीत जब विस्थापन ऋणात्मक है यानी वो माइनस में चल हुआ है विस्थापन, तो वेग भी ऋणात्मक होता है और गति ऋणात्मक दिशा में होती है। तो विस्थापन का जो दिशा होती है वेग का जो दिशा होती है वो विस्थापन पर डिपेंड करती है। समय तो हमेशा प्लस में ही रहेगा, इसलिए माइनस होगा। यदि विस्थापन माइनस होता है तो वेग भी ऋणात्मक होगा, यदि विस्थापन धनात्मक होती है तो वेग भी धनात्मक होती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जब विस्थापन ऋणात्मक है तो वेग ऋणात्मक होता है और गति ऋणात्मक दिशा में होती है। उदाहरण के लिए चित्र 2.3 निकालते हैं। तो 2.3 आप देख सकते हैं,
यहाँ पर दिखाया गया है चित्र 2.2 में। यहाँ पर ये निर्देशक रेखा है 0 1 +1 +2 +3 और -1 -2, ये मीटर में दिखाया गया है, ये मीटर में। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, एक वस्तु 1 मीटर की दूरी पर ए पर है और ये बी बिंदु है जो 3 मीटर पर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि चित्र 2.3 में यदि प्रत्येक विस्थापन S1 और S2 0.5 सेकेंड में, मतलब आधा सेकेंड में, मान लिया कि आधा सेकेंड में हुआ हो, अर्थात t बराबर 0.5 सेकेंड हो, तो समीकरण 2.3 से, ये समीकरण 2.3 से वेग क्या होगा, तो वेग v1 बराबर होगा S1/t1, पहला वेग है। तो विस्थापन क्या होता है S1 कहाँ से दिखता है हमको, S1 देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी ए पर कोई वस्तु थी बी पर पहुंची है, यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन हुआ। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, ये 3 में +1 को घटा देना होगा, तो क्या आएगा +2 आएगा, चूँकि इधर जा रहा है प्लस में +2, और समय कितना दिया गया है 0. आधा सेकेंड, तो S1 कितना है +2/10 सेकेंड। तो यही यहाँ पे लिया गया है चित्र 2.3 में। विस्थापन S2 है तो 0.5 सेकेंड में t बराबर क्या है, समीकरण 2.3 से हमको वेग बढ़ाता है S1/t, S1 मेरा +2 मीटर है, बटा सेकेंड 0.5 सेकेंड है। यदि इससे इसमें भाग दें, ये दशमलव को उड़ाएंगे, ये ऊपर में गुना हो के 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, +4 होगा, +4 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका विस्थापन हो गया। उसी तरह दूसरा वेग निकालें जिसमें कि दूसरा चलता है वो बी से आता है ए पर आता है, तो यहाँ वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक दिशा में है, तो ये हो जाएगा विस्थापन -2 हो जाएगा, -2 मीटर। तो यहाँ आ गया मेरा v2 बराबर होगा S2/t, S2 है मेरा -2 मीटर है, बटे ये समय तो हमेशा प्लस ही रहेगा 0.5 सेकेंड, इसको कीजिए तो -4 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर विस्थापन जो है धनात्मक दिशा में है, तो वेग भी धनात्मक है, विस्थापन इधर हुआ है तो वेग भी ऋणात्मक है। कहने का मतलब यहाँ गति जो है धनात्मक गति हुई है, यहाँ पर ऋणात्मक गति हुई, चूँकि विस्थापन ऋणात्मक है। चाल स्पीड सिर्फ बताती है कि वस्तु कितनी तेज चल रही है और इसमें दिशा का ख्याल नहीं किया जाता। चाल वेग का सिर्फ परिमाण होती है, चाल जो होती है वो क्या होती है, वेग का सिर्फ परिमाण, मैग्नीट्यूड होती है। चाल वेग का परिमाण बताती है, जबकि वेग में चाल और दिशा दोनों होती है। उपर्युक्त दोनों वेग के लिए चाल 4 मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पर भी देख रहे हैं चाल 4 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी चाल 4 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन प्लस माइनस उसका दिशा दे देती है, जैसे वो वेग हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। चाल और वेग में अंतर, मतलब दोनों में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है। चाल इकाई समय में चली गई दूरी है। चाल क्या होती है, प्रत्येक इकाई समय में चली गई दूरी है, जबकि वेग देखा जाए तो प्रत्येक इकाई समय में चली गई विस्थापन है ना, वो विस्थापन, क्योंकि उसमें दिशा भी होती है। तो चाल इकाई समय में चली गई दूरी है जिसमें गति की दिशा का जिक्र नहीं होता है, मतलब उसका ख्याल नहीं किया जाता है, गति की दिशा का ख्याल। अतः चाल को सिर्फ परिमाण होती है, परिमाण होता है, और यह अदिश राशि है। जिसमें केवल परिमाण होता है उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसके विपरीत वेग बताई गई दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी है। वेग क्या होती है, बताई गई दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी है, लेकिन कैसा दूरी, जिसमें दिशा भी हो। अतः वेग को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और यह सदिश राशि है, जबकि चाल अदिश राशि है। चाल में परिवर्तन सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन से संभव है। चाल में परिवर्तन मतलब बदलाव, चाल में बदलाव सिर्फ उसके
परिमाण में परिवर्तन से होता है। चाल में बदलाव कैसे होता है? उसका परिमाण बदल दो, अभी 2 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, उसका परिमाण बदल दो 3 मीटर प्रति सेकंड कर दो, तो उसमें चाल में परिवर्तन आ गया। जबकि वेग में परिवर्तन उसके परिमाण में, उसकी दिशा में या परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है। वेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है? चाल में भी यदि परिवर्तन आ जाए तो वेग परिवर्तित हो जाता है, दिशा में भी परिवर्तन आ जाए तो वेग परिवर्तित हो सकती है, या फिर चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन आ जाए तो वेग परिवर्तित हो जाती है। अतः वही कहा है कि चाल में परिवर्तन सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन से संभव है, जबकि वेग में परिवर्तन उसके परिमाण में, उसकी दिशा में या परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है। अतः अचर वेग में, अचर वेग क्या होता है? कांस्टेंट, जो कि नहीं बदले। आ मतलब नहीं होता है, चर मतलब बदलने वाला, चढ़ना एक तरह से देखा जाए तो आ मतलब नहीं बदले, ठीक है। तो अचर वेग में मतलब कांस्टेंट चाल वेलोसिटी में अचर चाल अंतर्निहित है। अचर चाल मतलब कांस्टेंट चाल अंतर्निहित है, मतलब समाहित है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में कांस्टेंट स्पीड अंतर्निहित है, मतलब उसमें समाहित है। जबकि अचर चाल में, ठीक है ना, कांस्टेंट चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं है। यदि कोई वस्तु अचर चाल से चले तो उसमें अचर वेग होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दिशा में वो परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखने वाली ये बात है ये कि अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित है, जबकि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं है। द्रष्टव्य, देखने योग्य। इसको हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, अचर वेग में मतलब एक समान वेग में एक समान चाल निहित है, छुपा हुआ है। यदि एक समान वेग है तो उसमें एक समान चाल अंतर्निहित है, समाहित है। जबकि एक समान चाल में एक समान वेग हो, ये समाहित उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक सेकंड वो बदल भी, उसका दिशा ही परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये अंतर्निहित नहीं है, ठीक है। तो अचर असमान वेग में समान चाल हो सकती है, परंतु असमान चाल में समान चाल में समान वेग निहित नहीं हो सकती है। द्रष्टव्य, देखने योग्य। हमने देखा है कि जब कोई कण बिना दिशा परिवर्तन के मतलब कोई कण जब बिना दिशा में कोई परिवर्तन बिना किए चले, तो बिना दिशा परिवर्तन के सरल रेखा पर चले, कोई दिशा नहीं बदले, तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों बराबर होंगे। सही बात है। यदि कोई कण सरल रेखा पर जा रही हो और उस दिशा में परिवर्तन नहीं करे, मतलब इधर से यहाँ चले, सीधे चलते रहे, इधर उधर नहीं जाए, तो क्या होगा? तो विस्थापन का परिमाण, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो विस्थापन वही होगा जो दूरी होगा। विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों बराबर होंगे। अतः ऐसी परिस्थिति में औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होंगे। सही बात है, क्योंकि वो दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ तो औसत चाल औसत वेग के बराबर हो जाएगा, परिमाण में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा है तो कहा जाता है कि वस्तु त्वरित हो रही है, मतलब एक्सेलरेटिंग है, यानी वेग में बदलाव ही त्वरण कहलाता है। वेग यदि बदल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा है या तो उसका वेग बढ़े या घटे तो कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है, मतलब एक्सेलरेटिंग है। इसका डेफिनेशन हो गया, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ यानी प्रत्येक समय में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दर मतलब कितना स्पीड से वो घट या बढ़ रहा है, वो होता है दर। दर मतलब कितना स्पीड से प्रति सेकंड उसके वेग में कितना परिवर्तन है। मान लिया जाए अभी वो 10 मीटर प्रति सेकंड से पूर्व की दिशा और कोई कण जा रही है, तो उसमें परिवर्तन आ जाए, 10 मीटर चल रहा है, उसके बाद वो 9 मीटर चले, फिर उसके बाद 8 मीटर चले, तो इस तरह से देख रहे हैं 9 8 7 5, जैसे प्रत्येक सेकंड 9 8 7 5 हो रहा है, ये घट रही है, तो इसी परिवर्तन हम लोग त्वरण कहेंगे, ठीक है। परिवर्तन के दर को हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। तो समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को
त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण धनात्मक माना जाता है, त्वरण को हम लोग प्लस पॉजिटिव मानते हैं कब, जब वेग बढ़ रहा होता है। त्वरण धनात्मक माना जाता है यदि वेग बढ़ रहा होता है, और त्वरण ऋणात्मक माना जाता है यदि वेग घट रहा है, ये माना जाता है। ठीक है, जब वेग बढ़े तो उसको धनात्मक लेते हैं, जब वेग घटे तो वो ऋणात्मक उसको कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को अब त्वरण डिसलेरेशन या मंदन रिटार्डेशन भी कहते हैं। हम लोग ऋणात्मक त्वरण को हम लोग डिसलेरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। मंदन मतलब स्पीड को मंद करने वाला, हम लोग बोलेंगे मंदन, ये भी त्वरण है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कह सकते हैं। यदि t1 से t1 समय से t2 समय के बीच समयांतराल में, मतलब t1 और t2 के बीच समयांतराल में वेग यदि v1 से बदलकर v2 हो जाए तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग मेरा v2 है जो कि v1 से बदलकर v2 हुआ था, और प्रारंभिक वेग मेरा v1 है, तो वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 है। और समय में परिवर्तन क्या होगा, तो t1 से t2 समय के बीच ना, तो t2 में t1 को हमको माइनस कर देना होगा। तो वही कहा है यदि t1 से t2 के बीच समयांतराल में वेग v1 से बदलकर v2 हो जाए तो वेग में परिवर्तन v2 घटा v1, और समय अंतराल क्या हो जाएगा, t2 में t1 को घटाना होगा। इतना के अनुपात को इस समय अंतराल में औसत त्वरण ए कहा जाता है। तो त्वरण क्या हो गया, उस समय अंतराल में क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को, मतलब प्रति सेकेंड समय अंतराल में वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन और दर लेना है तो समय अंतराल लेना होगा। तो इस तरह से इसके अनुपात कर दो, तो अनुपात को ही हम लोग इस समय अंतराल में औसत त्वरण एवरेज त्वरण एक्सेलरेशन ए कहा जाता है, एवरेज त्वरण कहा जाता है। अर्थात त्वरण ए बराबर क्या हो गया, वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसको बोलेंगे त्वरण। तो उस तरह से त्वरण का फॉर्मूला हो गया अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बाय समय अंतराल, अंतिम समय में प्रारंभिक समय को हमने घटा दिया। औसत त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। औसत त्वरण की जो दिशा होती है वो वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। यदि वेग में परिवर्तन जिधर हो रहा है वही दिशा औसत त्वरण की होगी। ठीक है, क्योंकि समय क्यों ऐसा, क्योंकि समय तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसके परिमाण में पॉजिटिव या नेगेटिव होने से त्वरण का दिशा निर्धारित होगा। औसत त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है, अतः त्वरण को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो त्वरण को हम लोग क्या देख रहे हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि वेग है ना, वेग में दिशा और परिमाण दोनों होती है, तो उस तरह से त्वरण में भी दिशा और परिमाण दोनों होंगे। अतः त्वरण को परिमाण और दिशा दोनों है, अर्थात त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, दृष्टांत, यदि त्वरण की दिशा वेग की दिशा में हो, यदि जो त्वरण है वेग की दिशा में हो, या तो घट रही हो या बढ़ रही हो, ठीक है, यदि त्वरण की दिशा वेग की दिशा में हो तो वेग का परिमाण बढ़ेगा। त्वरण हम लोग वेग की दिशा में लगाएं, ठीक है, यानी कि गति उसका और स्पीड करते जाए प्रति इकाई समय में, एक समय अंतराल में, तो वेग जब बढ़ेगा तो वो मेरा धनात्मक त्वरण होगा। यदि त्वरण की दिशा वेग की दिशा में हो तो वेग का परिमाण बढ़ेगा, और यदि त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत हो तो वेग का परिमाण घटेगा। ठीक है, सही ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण से क्या पता चलेगा, जब त्वरण हम लोग एक समान लगाएं, प्रति एकांक समय में जो है ना वेग के परिवर्तन की दर समान हो, उसी को हम लोग एक समान त्वरण हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समयांतराल में, चाहे वो समयांतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान या फिर अचर कहा जाता है। अचर को हम लोग यूनिफॉर्म मतलब एक समान या कांस्टेंट कहते हैं। तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है
तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। ठीक है, एक समान त्वरण से पता चल गया कि वेग में बराबर समयांतराल में बराबर वेग में परिवर्तन हो, किसी वस्तु के वेग में बराबर समयांतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। उदाहरण के लिए, हम सीधी सड़क पर विराम से चलती कार को लेते हैं। ठीक है, शुरू में तो उसका वेग 0 है क्योंकि कार विराम से चलना शुरू करती है। मान लें कि कार का वेग 1 सेकेंड के बाद जब चलना प्रारंभ हुआ तो उसके 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ये इसका वेग है, जो कि हो सकता है पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसी दिशा में हो। मान लें कि कार का वेग 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 2 सेकेंड के बाद 10 मीटर प्रति सेकेंड है और 3 सेकेंड के बाद 15 मीटर प्रति सेकेंड है और आगे भी ऐसा ही है, ये बढ़ रहा है। अतः प्रति सेकेंड कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ रहा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, 1 सेकेंड में 5 मीटर है, दूसरा सेकेंड में 10 मीटर है, तीसरा सेकेंड में ये मेरा 15 मीटर है। तो ये क्या हो रही है, प्रति सेकेंड ये 5, 10, 15 नहीं 5 मीटर प्रति सेकेंड से ये क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है इसके वेग में। अतः प्रति सेकेंड कार का वेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता है, अर्थात कार का एक समान त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, बशर्ते 1 सेकेंड से छोटे अंशों में भी वेग के परिवर्तन की दर समान है। 1 सेकेंड से भी कम समयांतराल लें तो उसमें भी ये एक समान ही परिवर्तन है। वही कह रहा है, कार का एक समान त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, बशर्ते कि 1 सेकेंड से छोटे अंशों में भी वेग के परिवर्तन की दर समान हो। ठीक है, छोटे समयांतराल में भी ये परिवर्तन की दर समान हो। ठीक है, तो मान लिया कि एक कण पार्टिकल एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर एक समान त्वरण मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब प्रत्येक समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो वेग में। तो मान लें कि कोई कण जो है एक सरल रेखा पर एक समान त्वरण से गतिशील है, एक समान त्वरण से गतिशील है, या तो वेग में परिवर्तन एक समान हो प्रत्येक समय अंतराल में। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, प्रत्येक सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरते हो रही है, मतलब उसका वेग बढ़ रही है। तो किसी समय अंतराल t के प्रारंभ में उस कण का वेग u है। कोई समय अंतराल t लेते हैं, उसके प्रारंभ में उस कण का वेग जो प्रारंभिक वेग है उसको u मानते हैं, और अंत में जब वो रुकती है तो अंत में रुके या ना रुके जो अंतिम वेग हो वो भी अंतिम वेग लेते हैं। तो तुरंत क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तुरंत सूचित करते हैं ए से, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग मेरा प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग मेरा v है और प्रारंभिक मेरा u है, बटे समय अंतराल। समय अंतराल क्या रहे हैं, किसी समय अंतराल t में 0 से हुआ t, तो अंतिम समय t हुआ और प्रारंभिक समय 0 हुआ, तो ये t - 0 तो t ही रखना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया मेरा त्वरण बराबर v - u/t। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये v - u t को इधर लेकर आ जाएंगे। तो फॉर्मूला होता है, जब भाग में कोई चीज़ हो तो उसको जब उस साइड लेके जाते हैं तो गुना में चली जाती है। ठीक है, तो v - u बराबर a गुना t हो जाएगा। तो वही लिखा है v - u बराबर a गुना t, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। कहने का मतलब u को इस साइड ले गया है, जब ये माइनस प्लस को जो बराबर ऊपर ले जाते हैं तो माइनस बदल जाता है प्लस में, तो वही लिखा गया है v बराबर, ये u प्लस में आ जाएगा, ये यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर u प्लस ए टी भी वही लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण हो गया। स्पष्टतः त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। त्वरण का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड है, इसको कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर प्रति सेकेंड है, ऐसा कहते हैं। अब आते हैं असमान त्वरण से क्या देख रहे हैं, यदि वेग में परिवर्तन बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन नहीं हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं असमान त्वरण। यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण असमान या चर
यूनिफॉर्म और वेरिएबल कहलाता है। चर मतलब वेरिएबल होता है, जो चढ़ते रहता है, कहने का मतलब वो बदलते रहता है। चर मतलब जो बदल रहा हो। तो यहाँ पर वेग में जो है ना बदलते रहता है, बराबर समांतराल में बराबर वेग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग समांतराल कहेंगे। ध्यान दें, यदि वेग एक समान यानी अचर हो, तो अचर हो अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो त्वरण शून्य होगा। जैसे यहाँ पर वेग में परिवर्तन नहीं हो, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग वही हो, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक में u है, अंतिम में भी u ही रहेगा, तो u में u माइनस हो जाएगा तो 0 होगा, 0/3। तो तुरंत बराबर क्या होगा, कोई भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो वो 0 हो जाएगा। वही है, यदि वेग एक समान हो अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो त्वरण शून्य होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वस्तु रुकी हुई हो तभी त्वरण में शून्य होगा, बल्कि एक समान चाल से जा रही है और वेग में परिवर्तन ना हो, और एक समान चाल से चलते रहे, वेग में परिवर्तन 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड, वो प्रत्येक सेकेंड 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग में वही मतलब होते रहे, ठीक है। वेग में एक समान हो तो तुरंत क्या होगा, अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग, तो तुरंत उसमें होगा ही नहीं। तो वही यहाँ पर कह रहा है, यदि वेग एक समान हो अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो तुरंत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।